हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पेपर, जो कि 27 नवंबर 2019 को कंडक्ट हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। इसका हम ये पार्ट 5 लेकर आए हैं। इसके पार्ट 4 हमने ऑलरेडी कवर करके रखे हैं। आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मुझे कोई भी पेपर मेल करना चाहते हैं तो मेल कर दीजिएगा electricaltechforum@gmail.com। और याद रखिएगा फाइनल रिस्पॉन्स की ही होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें बाइलिंगुअल लिखा होता है, थोड़ा सही रहता है उससे बताने में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे पूछा है कि किसी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में जो लीकेज करंट यानी कि क्षरण धारा होती है उसकी वैल्यू किससे अधिक नहीं होनी चाहिए हमें बताना है। तो सबसे पहले समझ लीजिएगा कि जो लीकेज करंट है, लीकेज करंट हमेशा कम होनी चाहिए 1/5000 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। यानी किसी भी सर्किट में जो मैक्सिमम करंट है उसकी 1/5000 टाइम्स कम होनी चाहिए। अगर ये कम है तो हमारे लिए ठीक है। अगर ये मान के चलो लीकेज करंट नहीं है इतनी कम, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमारे लिए ये सही नहीं है, हमारे लिए ये नॉन डिजायरेबल है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम सर्किट का इंसुलेशन चेक करेंगे, बाकी सब चीजों को देखेंगे और लीकेज करंट है उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे। और इसकी जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है वो 1/5000 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट है, यानी कि अधिकतम आपूर्ति धारा का 1/5000 टाइम। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 है। हमसे पूछा गया है कि किसी एक पावर प्लांट में जो लोड फैक्टर है उसकी वैल्यू 0.75 है और कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू 0.60 है। प्लांट यूज फैक्टर हमारे पास 0.65 दिया है। तो हमें जो प्लांट है, प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी बतानी है। ठीक है, और अगर इसमें मैक्सिमम डिमांड हमारे लिए कितनी 60 मेगावाट गिवन है। ओके, तो देखो सिंपल सी बात है, हमें पता होना चाहिए कि प्लांट रिजर्व कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो प्लांट रिजर्व कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम डिमांड पी मैक्स, मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिमांड इनटू लोड फैक्टर माइनस प्लांट कैपेसिटी फैक्टर अपॉन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, मैक्सिमम पावर आप देख सकते हैं यहां पर हमें यदि 60 मेगावाट दी हुई है तो 60 लिख लेंगे, और लोड फैक्टर हमारे पास ये ऊपर दिया हुआ है कितना है 0.75, तो 0.75 एज इट इज लिखेंगे। और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 0.60 हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी हमें यूज फैक्टर का कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी जाती हैं कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। अब प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना है 0.60 है। सिंपली अब कुछ नहीं करना है, 60 इंटू इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.15 बचेगा और नीचे कितना है 0.60 है। तो दोनों पॉइंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फाइनली 60 से यहां पे 60 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास कितना 15 मेगावाट आंसर निकल के आ जाएगा। तो प्लांट रिजर्व कैपेसिटी हमारे पास कितनी आ गई भाई, प्लांट रिजर्व कैपेसिटी, प्लांट रिजर्व कैपेसिटी हमारे पास आ गई है 15 मेगावाट। दैट इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 102। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे पूछा गया है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, ठीक है, इसको किसके द्वारा परफॉर्म करते हैं। हम सबको पता होगा जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट है किसी भी केबल का या किसी भी मशीन का, वो मेगर की हेल्प से हम करते हैं। ठीक है, मेगर क्या करता है, मेगर बेसिकली मेगा ओम के क्रम में जो है इंसुलेशन को मेजर करता है। ठीक है, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। अगर हम हाई रेजिस्टेंस की बात करें तो हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है 0.1 मेगा ओम टू सेवरल मेगा ओम। ठीक है, यानी कि इससे ज्यादा ही होगी। और अगर हम लो वैल्यू रेजिस्टेंस की बात करें तो 1 ओम से कम वैल्यू होनी चाहिए लो रेजिस्टेंस की। ये लो के लिए हो गया, क्योंकि कई बार रेंज पूछ लेते हैं रेजिस्टेंस की। ये हाई रेजिस्टेंस हो गई है, तो हाई रेजिस्टेंस के लिए हम किसका यूज करते हैं, मेगर का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस लो है हमारी तो हम यूज करेंगे केल्विन डबल ब्रिज, जो भी है मेजरमेंट के लिए सबसे
क्योंकि एक ही ब्रिज सबसे एक्यूरेसी देता है जो कि केल्विन डबल ब्रिज है। और अगर इसकी वैल्यू 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक है तो ये मीडियम रेजिस्टेंस की रेंज में जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई रेजिस्टेंस की रेंज की बात। अब अगर हम बात करें मेगर की, तो मेगर में क्या करते हैं, हम हैंड ड्रिवन जनरेटर का यूज करते हैं, डीसी जनरेटर का यूज करते हैं। इसकी वोल्टेज रेटिंग 250 वोल्ट भी होती है, 500 वोल्ट मैक्सिमम होती है। सबसे ज्यादा इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है जनरेटर की 500 वोल्ट देखने को मिलती है, और 1000 वोल्ट तक ये बेसिकली हो सकती है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि मेगर में जो हैंड जनरेटर लगा रहता है उसका आरपीएम कितना होता है, तो 160 आरपीएम पर ही मैक्सिमम रोटेट करता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है कि मेगर में जो रीडिंग है, जो स्केल है, वो कहां से कहां पर मूव करती है। तो मेगर के केस में जो हमारा जो स्केल होता है वो मूव करता है फ्रॉम इनफाइनाइट टू 0 ओम, यानी कि सबसे पहले हमारी जो रीडिंग है वो इनफाइनाइट से, जो पॉइंटर है वो इनफाइनाइट से मूव करेगा और 0 की तरफ जाएगा, और जिस रेंज में रेजिस्टेंस होगा वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही है कि जो मेगर है वो इनफाइनाइट से 0 के लिए रीड करता है। तो मेगर क्वेश्चन नंबर 103 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है, हमसे पूछा गया है किसी इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन में डीटीई का क्या मतलब है। तो डीटीई का मतलब क्या होता है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। ठीक है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, इसका हम यूज करते हैं एज अ एंड इंस्ट्रूमेंट की तरह। ठीक है, एंड इंस्ट्रूमेंट की तरह हम इसका यूज करते हैं। इसका बेसिक पर्पज होता क्या है डीटीई का मेन पर्पज जो है, ये क्या करता है, ये यूजर इंफॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, और इसके अपोजिट भी काम करता है, ये सिग्नल्स को यूजर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एंड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है ना, क्योंकि ये बीच में मीडिएटर की तरह काम करता है। तो 104 के लिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 है, हमसे पूछा गया है कि जो सेकेंडरी होती है किसी लीनियर इंडक्शन मोटर की, उसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है, मतलब किस हिसाब से वो कंसिस्ट करती है, और सेकेंडरी क्या क्या कंसिस्ट करती है, बेसिकली हमसे यही पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो हम लीनियर इंडक्शन मोटर के बारे में समझेंगे। लीनियर इंडक्शन मोटर क्या है, एक स्पेशल पर्पज मोटर है, और ये हमेशा क्या करती है, इट गिव्स लीनियर मोशन। ठीक है, ये एक लीनियर मोशन देती है, इसीलिए इसका सबसे ज्यादा यूज हम ट्रैक्शन वगैरह में करते हैं, और ट्रांसपोर्ट पर्पज के लिए भी हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, कोई चीज यहां से वहां ले जानी है तो हम लीनियर इंडक्शन मोटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लिफ्ट वगैरह होती है, क्रेन वगैरह होती है, जो ओवरहेड क्रेन OHE क्रेन होती है ना, उसमें अपन लीनियर इंडक्शन मोटर का यूज कर सकते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन होता क्या है बेसिकली, तो सबसे पहले देखेंगे जो स्टेटर होता है, स्टेटर एज अ प्राइमरी की तरह ट्रीट करेगा, और जो रोटर होता है, रोटर एज अ सेकेंडरी की तरह ट्रीट करेगा, इट बिहेव एज अ सेकेंडरी। ठीक है, रोटर की अगर बात करें अपन। अब इसमें जो कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा अगर इसको कंस्ट्रक्शन को समझा जाए तो ये हो गया इसका क्या, प्राइमरी हो गई, प्राइमरी यानी कि स्टेटर, और हमने ये 3 फेज बाइंडिंग कर दी है राउंड शेप में। ये क्या है, ये 3 फेज बाइंडिंग हो गई है, 3 फेज बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग, जो ये राउंड शेप में करी है हमने यहाँ पे। अब क्या करते हैं, ये तो प्राइमरी हो गई, तो प्राइमरी के नीचे सेकेंडरी भी रही होगी। ठीक है, ये हमारी सेकेंडरी हो गई है। तो इस सेकेंडरी में अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पे ऊपर साइड एल्यूमिनियम कंडक्टर लगा होता है। ठीक है, और एल्यूमिनियम कंडक्टर कहां लगाते हैं हम, तो एल्यूमिनियम कंडक्टर हम लगाते हैं फेरोमैग्नेटिक कोर पर। ये क्या है, ये एल्यूमिनियम कंडक्टर है, और जिसके ऊपर ये रखा हुआ है उसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक कोर। ठीक है, तो अब आपको सिंपली क्लियर हो गया होगा। और ये रोटर वाला पार्ट है, ये भी याद रखेंगे, ये रोटर वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, ये स्टेटर का पार्ट है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो रोटर है, रोटर में क्या होता है, फ्लैट एल्यूमिनियम कंडक्टर्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक कोर के साथ में। ठीक है, एक फेरोमैग्नेटिक कोर होती है, उसी के साथ में फ्लैट टाइप के एल्यूमिनियम कंडक्टर्स हम यूज करते हैं। ठीक है, फ्लैट टाइप के एल्यूमिनियम कंडक्टर्स।
तो सिंपली इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं डायग्राम मत बना दिया हूं। अब हम इसका थोड़ा एप्लीकेशन देखते हैं कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी चीज का इंपॉर्टेंस हम उसके एप्लीकेशन को ही देखकर बता सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला एप्लीकेशन इसका, हम इसको हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में यूज करते हैं। ठीक है, जो कॉन्टैक्ट है उसको ब्रेक इन और ब्रेक आउट करवाने के लिए। ठीक है, और आपने जो डोर्स देखे होंगे बड़े बड़े होटलों में लगे रहते हैं, उनमें एक्चुएटर्स लगे होते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ जॉब, जो अपने डोर्स होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, मतलब सिंपल सा इतना समझ लीजिए कि इस मोटर का यूज हम डोर के यानी कि दरवाजे के मूवमेंट के लिए करते हैं, खुलने या बंद होने के लिए करते हैं। ठीक है, और इसका हम क्रेन में भी यूज करते हैं। आपने ओवरहेड क्रेन देखी होंगी, उसमें लीनियर मोशन भी होता है। ठीक है ना, यहां से वहां मूव करती है ऊपर ही ऊपर, तो उस केस में भी हम लीनियर इंडक्शन मोटर का ही यूज करते हैं। ठीक है, और सबसे मेन एप्लीकेशन जो है लीनियर इंडक्शन मोटर का, वो है ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ही इसका मेन पर्पज है, और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में भी हम इसका यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में भी हम इसका यूज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 105 के लिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है, हमसे पूछा गया है कि थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में जो क्षमता होती है वो किसके साथ बढ़ती है। ठीक है, जो ट्रांसमिशन लाइन है हमारी, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो कैपेसिटी है, वो किसके साथ बढ़ती है। तो पता होगा सबको, जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है, अगर हम ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो पावर लॉस कम हो जाता है, जब पावर लॉस कम हो जाएगा तो ट्रांसमिशन कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है पावर लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। ठीक है, जब पावर लॉस कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम वोल्टेज बढ़ा देंगे तो पावर लॉस कम हो जाएगा, तो जो लाइन की जो कैपेसिटी है, इफिशियंसी है, दोनों की दोनों इंक्रीज कर जाएंगी। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। और एक फॉर्मूला ये भी होता है, P इक्वल टू वी एस वी आर साइन डेल अपॉन एक्स, यहां से भी समझ सकते हैं। अगर हम क्या करें, अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज कर दें, वोल्टेज को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दें, तो यहां से भी जो पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी है ना, वो भी हमारी इंक्रीज कर जाएगी। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों तरीके से समझ सकते हैं। तो 106 के लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है, हमसे पूछा गया है किसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए 3 डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर्स का यूज किया है, जिसमें से प्रत्येक का कैपेसिटेंस कितनी है, 10 माइक्रोफैरड है। और हमने क्या किया है, इनको इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन में चेंज कर दिया है। तो हमें इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन की जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो बतानी है। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन समझिएगा, ये हमारे पास पहले 3 कैपेसिटर हैं जो कि डेल्टा कनेक्शन में कनेक्टेड हैं, और इनकी तीनों की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड एंड 10 माइक्रोफैरड गिवन है। अब अगर हम इसको स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो स्टार में कन्वर्ट करने के बाद एक कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है, इसमें क्या चेंज आएगा। तो सबको पता होगा कि अगर नॉर्मली अगर हम रजिस्टर के केस की बात करें, तो रजिस्टर के केस में डेल्टा की वैल्यू, किसकी, डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होती है, 3 टाइम्स होती है, समझ लो डेल्टा की वैल्यू 3 टाइम्स होती है। अगर स्टार की वैल्यू आर है तो डेल्टा की वैल्यू 3R हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, कैपेसिटेंस के केस में, तो कैपेसिटेंस के केस में अगर डेल्टा की वैल्यू आर है तो स्टार की वैल्यू 3R हो जाएगी। ठीक है, अगर डेल्टा की वैल्यू 3R है तो स्टार की वैल्यू 9R हो जाएगी। ऐसे समझ लीजिए आप, यानी कि उल्टा हो जाता है कैपेसिटर के केस में। तो इसमें क्या होगा कि जो स्टार कनेक्शन है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी फ्रॉम द डेल्टा। तो कुछ नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 का ही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का अंतर होता है दोनों में। तो 30 माइक्रोफैरड, 30 माइक्रोफैरड एंड 30 माइक्रोफैरड। ठीक है, वैल्यू सेम है, तो फॉर्मूले लिखने की मैं यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपल हो गया, यहाँ पे 30 माइक्रोफैरड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है, हमसे पूछा गया है कि जो फॉर्मेशन होता है स्मॉल और स्टेबल बबल्स का, जो बॉयलर वाटर के ऊपर जो भी हमारे छोटे छोटे बुलबुले हैं, बबल्स हैं, स्टेबल बबल्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम फॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है, फॉर्मिंग। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 का कुछ ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि ये दिया ही नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 110 से हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक वैलिड डिसएडवांटेज है सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर का, यानी SF6 सर्किट ब्रेकर का। ठीक है, तो हमें बेसिकली जो डिसएडवांटेज है वैलिड वो बताना है। तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, आर्क्ड गैस इज पॉइजनस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यानी कि जो हमने जब सर्किट को इंटरप्ट करवाया तो जो आर्क गैस है, जो आर्क्ड से जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो क्या करती है, वो जाके रिएक्ट हो जाती है किसके साथ, HF6 के साथ, सल्फर हेक्साफ्लोराइड के साथ। तो जब ये आर्क गैस इसके साथ रिएक्ट करेगी, HF6 के साथ रिएक्ट करेगी, तो फाइनली क्या होगा, जो आर्क्ड गैस है यानी कि जो आर्क से निकली हुई गैस है वो कैसी हो जाएगी, पॉइजनस, यानी कि जहरीली हो जाएगी। ठीक है ना, जब रिएक्ट कर लेती है आर्क्ड गैस किससे, HF6 से, तो कैसी हो जाती है, ये जहरीली हो जाती है। तो यही हमसे पूछा गया है, तो इसका वैलिड डिसएडवांटेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्क्ड गैस इज पॉइजनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है, हमसे पूछा है, निम्न में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है डीसी सीरीज मोटर के केस में, डीसी सीरीज मोटर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो देखो, नो लोड स्पीड इज डेंजरसली हाई, बिल्कुल, डीसी सीरीज मोटर के केस में नो लोड स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, आर्मेचर करंट फील्ड करंट के बराबर होता है, यस बिल्कुल सही है, ये भी होता है। देखो ऐसा होता है इसमें, ये हमारा आर्मेचर हो गया और ये हमने सीरीज फील्ड लगा दी यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो आर्मेचर करंट, जो आईएससी सीरीज फील्ड करंट है, और यही करंट कहां जा रही है, आर्मेचर में जा रही है। तो सिंपली आईएससी इक्वल टू आईए, यानी कि सीरीज करंट इक्वल टू आर्मेचर करंट। ठीक है, जो फील्ड करंट है, सीरीज फील्ड करंट है, वो आर्मेचर करंट के इक्वल हो जाती है। अब चौथा एग्जांपल देखें, मेन फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आर्मेचर करंट ही इसमें एक ही कंपोनेंट है, दोनों बराबर हैं, तो जो मेन फ्लक्स है वो डिपेंड करता है आर्मेचर करंट पे। लेकिन जो नो लोड स्पीड है, जो नो लोड स्पीड है, ये जीरो बता रहे हैं, ये कभी भी डीसी सीरीज मोटर के केस में नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया था, नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है, तो डीसी सीरीज मोटर के केस में नो लोड स्पीड पर डेंजरसली, नो लोड स्पीड पर डेंजरसली जो हाई रोटेशन है वो होता है, लेकिन इसमें नो लोड पर स्पीड ने जीरो दिखा दी है। ठीक है, जो कि करेक्ट नहीं है हमारा, तो यही हमसे क्वेश्चन है पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है, हमसे पूछा गया है कि एक पावर स्टेशन में इतनी इतनी एनर्जी सप्लाई होती है। ठीक है, 1,92,000 किलोवाट आवर जो है एनर्जी सप्लाई होती है, ये हमें एनर्जी की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, किलोवाट आवर में कितने दिन में होती है, एक दिन में होती है। ठीक है, एक दिन की एनर्जी है ये। अगर हम यहां से एवरेज पावर निकालें, ठीक है, तो इसकी एवरेज पावर कैसे निकलेगी, 192,000 बटे 24। ठीक है, तो यहां पे किलोवाट में आएगी वैल्यू निकल के, 24 अट्ठे 192, तो 8,000 आ गया यहां पे हमारा एवरेज पावर। ठीक है, और इसमें जो अधिकतम लोड है या पीक लोड है वो 20,000 किलोवाट में गिवन है। तो V मैक्सिमम या V पीक की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20,000 किलोवाट है। ठीक है, ये भी किलोवाट में है, यहाँ पे ये भी किलोवाट में है। तो हमें सिंपली लोड फैक्टर के बारे में पूछा गया है, डेली लोड फैक्टर निकालना है। ठीक है, डेली इसलिए हमने 24 से यहाँ पे डिवाइड किया है। तो लोड फैक्टर कितना हो जाएगा, एवरेज पावर बटे मैक्सिमम पावर या पीक पावर। तो एवरेज पावर कितना गिवन है हमें, एवरेज पावर हमारे पास है 8,000 और पीक पावर कितना है 20,000। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से मिलेगा 4/10, तो ये 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो लोड फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4 आ जाएगी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे पूछा है, हमें बताना है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी निम्न में से कौन सा है। रिन्यूएबल सोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसा सोर्स जिसकी एनर्जी कभी समाप्त ना हो, जिसकी जो ऊर्जा है वो लगातार इनफाइनाइट टाइम तक, मैक्सिमम टाइम तक बनी रहे। तो सन, सन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 हमसे पूछा गया है,
पिन इंसुलेटर कैन नेवर बी यूज्ड अबव, यानी कि पिन इंसुलेटर का यूज हम किस वोल्टेज के ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो 33 केबी के ऊपर पिन टाइप इंसुलेटर का यूज करना हमारे लिए अनइकोनॉमिकल हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम 33 केबी के ऊपर की वोल्टेज की रेटिंग में डिस्क टाइप या सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज करेंगे, और साइकिल इंसुलेटर जो कि हम डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं उसका यूज हम 11 केबी वोल्टेज तक के लिए करेंगे, ठीक है। और मोड पर स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज कर लेंगे, कहीं क्रॉस रिवर है या कहीं मोड़ है या कहीं पे शार्प कॉर्नर है तो वहां पे हम स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 114 के लिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द 33 केबी। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर 115 पूछा गया है। हमसे पूछा है कि पारा यानी कि मरकरी की प्रतिरोधकता पूरी तरह से किस तापमान के नीचे गायब हो जाती है, ठीक है। बेसिकली ये क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछी है सुपर कंडक्टिव स्टेट ऑफ मरकरी, यानी कि मरकरी की सुपर कंडक्टिव स्टेट के बारे में हमसे पूछा है, ठीक है। क्योंकि सुपर कंडक्टिव मटेरियल या सुपर कंडक्टिव स्टेट के केस में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, खत्म ही हो जाती है, डिसअपियर हो जाता है। तो देखो सिंपल है, इसमें हम जैसे जैसे टेम्परेचर एज टेम्परेचर ऑफ मरकरी, जैसे जैसे हम मरकरी का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सेम उसी प्रोपोर्शन में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ऑल्सो डिक्रीजेज, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर का पॉइंट ऐसा आएगा जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर जिसकी वैल्यू कितनी है 4.2 डिग्री केल्विन, ये ऐसा क्रिटिकल टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर के जैसे ही हम नीचे पहुंचेंगे उस केस में जो मरकरी है, उस केस में जो मरकरी है, मरकरी का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, या रेजिस्टिविटी जो भी है, इस टेम्परेचर के नीचे मरकरी का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। और जब ये डिसअपियर हो जाएगा तो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.2 डिग्री केल्विन, ठीक है। और ये प्योर मरकरी के केस में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, प्योर मरकरी। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि जो एडी करंट लॉस होता है ट्रांसफॉर्मर में वो किस तरीके से फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। सिंपली यही क्वेश्चन है कि यह किस पर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फ्रीक्वेंसी स्क्वायर्ड, यानी कि सिंपल सी बात है, जो एडी करंट लॉस है उसका फॉर्मूला ही क्या होता है, ये कांस्टेंट है के एफ स्क्वायर बी मैक्स का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम बात करें सब चीजों को कांस्टेंट मान लिया जाए तो जो एडी करंट लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ जाता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, हम क्या है, एक सर्किट ब्रेकर की रेटिंग गिवन है, ये 500 MVA है, ये ब्रेकिंग रेटिंग है उसकी, ठीक है। और ये वोल्टेज रेटिंग हो गई 11 kV, और सर्किट ब्रेकर सडनली क्लोज हो जाता है एक फॉल्ट होने पर, ठीक है। तो हमें आरएमएस वैल्यू बतानी है उस सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट की, ठीक है। तो उस जो ब्रेकिंग करंट है, ब्रेकिंग करंट की हमें आरएमएस वैल्यू बतानी है। तो सिंपल है क्वेश्चन, तो निकालेंगे हम, इसमें सीधे डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा, ब्रेकिंग करंट इज इक्वल टू एस सी बी, यानी सर्किट ब्रेकर की पावर रेटिंग इंटू √3 इंटू जो वोल्टेज रेटिंग है सर्किट ब्रेकर की, वो वोल्टेज रेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सर्किट ब्रेकर की पावर में कितनी गिवन है, 500 MVA पावर में गिवन है, √3 से हम डिवाइड कर रहे हैं और 11 kV से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो IBC भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब अपन क्या करेंगे, 500 को जब √3 इंटू 11 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 26.24 आ जाएगा। देखो अब किलो से मेगा कैंसिल हो रहा है, वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल हो रहा है, तो 1 किलो ऊपर बचेगा। तो सिंपल सी किलो एम्पियर हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ब्रेकिंग करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 26.24 किलो एम्पियर, ठीक है। दैट इज द ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो कंडक्टर कनेक्ट होता है सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक, तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो हमारा ये सब स्टेशन है, सब स्टेशन है, सब स्टेशन से सबसे पहले हम क्या करेंगे, फीडर्स को निकालेंगे। ठीक है, फीडर्स को निकालेंगे, फीडर्स से ये जाएगा किसके पास, यहां पर हम क्या करेंगे, एक ट्रांसफॉर्मर और कनेक्ट करेंगे, यहां पर ये ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट होगा हमारा एक। ठीक है, यहां से क्या होगा, यहां से 430 वोल्टेज निकलेगा हमारा, या 440 वोल्टेज निकलेगा, जिसमें 3 फेज और एक न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, देखो यहां से यहां तक इस रेंज में जो हम यूज कर रहे हैं उसको फीडर कहेंगे। ठीक है, जो हमने लाइन यूज करी है सब स्टेशन से ट्रांसफॉर्मर तक के लिए उसको फीडर कहेंगे हम। और जो ट्रांसफॉर्मर के फर्दर बाद जब वोल्टेज 440 वोल्टेज हमारा हो गया है, तो उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर होगा। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा था कि सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में जो लाइन कनेक्ट करने में कौन हमारी हेल्प करता है, तो फीडर, हम फीडर की हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटर हमारा ये हो गया बराबर, चला जा रहा है आगे। अब हमें मान के चलो, ठीक है, मान के चलो यहां पर कोई घर है, कोई होम है, हमें उसको कनेक्शन देना है, तो हम क्या करेंगे, ये आर हो गया, ये बाय हो गया, ये बी हो गया, ये एन हो गया, तो हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रल कॉमन वायर ले लेंगे और इनमें से ऊपर से किसी भी 3 वायर्स में से एक वायर से कनेक्ट कर देंगे और इसको हम सप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो सिंपली यही इसका पूरा कंसेप्ट है। और जो ये वायर हमने यूज करे हैं इस घर को, इस हाउस को सप्लाई देने के लिए, इस वायर को हम कहते हैं सर्विसमैन्स। ठीक है, सर्विसमैन्स, सर्विसमैन्स इज यूज्ड टू कनेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर इनसाइड द होम अप्लायंस। ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन को, अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उसको घर तक लाने में हम किसकी हेल्प लेते हैं, सर्विसमैन्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फीडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 है, हमसे पूछा है कि एक पावर प्लांट है जिसकी कैपेसिटी 80 मेगावाट है, इसकी कैपेसिटी 80 मेगावाट है, लेकिन ये पीक लोड डिमांड इसकी कितनी है भाई, 60 मेगावाट है। ठीक है, और इस पे जो मैक्सिमम लोड डिमांड है वो कितनी है, 30 मेगावाट, 20 मेगावाट, 10 मेगावाट, 15 मेगावाट। इनको कनेक्ट किया गया है प्लांट से, तो हमें डाइवर्सिटी फैक्टर निकालना है। सबसे पहले देखो, डाइवर्सिटी फैक्टर की अगर हम बात करें, डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू होता है समीशन ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑफ स्टेशन, मैक्सिमम डिमांड या पीक डिमांड ये बोल सकते हैं हम इसको, ऑफ स्टेशन। ठीक है, यानी कि स्टेशन में मैक्सिमम डिमांड कितनी पड़ रही है। तो इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड की अगर हम बात करें तो ये सबकी 4 वैल्यू दी है, इनको ऐड कर लेंगे, 30 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 15। ठीक है, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑफ स्टेशन। देखो स्टेशन पे पीक लोड की डिमांड कितनी है भाई, 60 मेगावाट है। इस पे मत जाना क्योंकि ये तो कैपेसिटी है उसकी, लेकिन जो डिमांड है मेन पीक लोड वो ये है 60 मेगावाट। तो 60 मेगावाट यहां आ जाएगा और ये सभी की सभी वैल्यू भी किस में है, मेगावाट में है। ठीक है, ऊपर की वैल्यू को हम ऐड करेंगे, 50 60 75 अपॉन 60 मेगावाट, मेगावाट से मेगावाट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमें यहां पे देखने को मिलेगा 1.25। तो डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1.25। नेक्स्ट हमसे पूछा है इफ वी ग्रुप 411, यानी कि आपने देखा होगा जो के मैप हम यूज करते हैं, कैरनॉफ मैप हम यूज करते हैं, उसमें अगर ऐसे 11 हमें गिवन है कुछ इस तरीके से, ठीक है, हमें इस तरीके से के मैप गिवन है और हम क्या करते हैं, इन चारों के चारों को अगर एक बार में ही पेयर बना लेते हैं, ये हमसे पूछा है। क्वेश्चन में क्या है, वी ग्रुप 4 वंस, यानी कि अगर हम 4 वंस यानी कि 4 वंस का ग्रुप बना लेते हैं एडजेसेंट सेल, आसपास की लगातार सेल्स में किसी के मैप में, तो इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन में यही पूछा गया, तो इसको हम कहते हैं क्वाड, सॉरी क्वाड है ना, क्वाड कहते हैं, क्वाड होता है। अगर 8 का होता तो इसको हम ऑक्ट बोल देते, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे, क्वाड कहते हैं हम इसको, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्वाड। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि स्टैंडर्ड ड्यूटी कार्ट्रिज फ्यूज में जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है
उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? तो देखो, तो फ्यूजिंग फैक्टर को हम याद रखेंगे, डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होती है, फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होती है। तो फ्यूजिंग फैक्टर इक्वल टू होता है फ्यूजिंग करंट अपॉन करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। ठीक है, फ्यूजिंग करंट वो करंट होती है जिस पर्टिकुलर मिनिमम करंट पर हमारा फ्यूज मेल्ट कर जाता है, उसको हम फ्यूजिंग करंट कहते हैं। और करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज वो करंट होती है जितनी करंट के लिए हमारा फ्यूज डिजाइन किया हुआ है। तो फ्यूजिंग करंट हमेशा ग्रेटर होती है जो फ्यूज की रेटिंग है उससे। तो उस केस में क्या होता है, फ्यूजिंग करंट इज ऑलवेज ग्रेट, सॉरी फ्यूजिंग फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर हम बात करें कार्ट्रिज फ्यूज की, कार्ट्रिज फ्यूज की, तो कार्ट्रिज फ्यूज का जो फ्यूजिंग फैक्टर है उसकी वैल्यू निकल के आती है 1.45। ठीक है, ये टिपिकल वैल्यू है, इसको याद करना पड़ेगा। और कार्ट्रिज फ्यूज की हम हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में यूज करते हैं और इसकी जो रेटिंग है वो है अप टू 33 kV। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि ऑप्शन नहीं है बट हम फिर भी इसको कर सकते हैं। एक गोले के द्वारा किसी स्पेयर के द्वारा जो केंद्र में संयोजित ठोस एंगल है, जो जो सॉलिड एंगल है, देखो दो तरीके के एंगल होते हैं, एक सॉलिड एंगल होता है, एक प्लेन एंगल होता है। तो हमसे यहाँ पे सॉलिड एंगल पूछा गया है। ठीक है, अगर हम किसी ठोस को ले लेते हैं, हमने ये स्फीयर लिया और अगर हम इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम इसका अगर वो निकालें, सॉलिड एंगल निकालें, तो वो कितना ओमेगा निकल के आता है हमारा। ठीक है, और यहां से यहां की रेडियस हम आर मान लेते हैं, मतलब डिस्टेंस है एक तरीके से, वो हमने आर मान ली। अब हम क्या करेंगे, अगर हम सॉलिड एंगल की वैल्यू निकालें, सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल क्या होता है भाई, सरफेस एरिया अपॉन, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो किसी सॉलिड का, सॉरी किसी स्पेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 4 पाई बचेगा। तो किसी भी गोले के लिए जो केंद्र में ठोस एंगल बनेगा, सॉलिड एंगल बनेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई आ जाएगी। तो यहां कहीं पे मान के चलो अगर यहां है तो यहां 4 पाई ऑप्शन लिखा होगा, यहाँ 2 पाई लिखा होगा, यहाँ पाई लिखा होगा, यहाँ पे पाई बाई 2 लिखा होगा, ऐसा कुछ ऑप्शन रहा होगा तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 है, हमसे पूछा गया है कि सूर्य पृथ्वी से हर साल कितनी यूनिट्स ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, इसका बाकी मुझे जो ऑप्शन है उनका पता नहीं लगा, लेकिन जो यूएनडीपी की रिपोर्ट है, अब पता नहीं ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर होगा। जो यूएनडीपी की रिपोर्ट है जो कि 2000 में पब्लिश करी गई थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2000 में जो रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से जो सूरज है वो हमें 1575 से लेके 30,800 एक्सा जूल एनर्जी तक एनुअल दे सकता है। ठीक है, दे सकता है, हम ले नहीं पाते लेकिन इससे, लेकिन ये दे सकता है 800। और ये पूरी वैल्यू किस में है, ये पूरी वैल्यू एक्सा में है, यानी कि 10⁻18 जूल। ठीक है, तो अब पता नहीं इस रेंज में कहां क्या ऑप्शन था वो भी हमें अंदाजा नहीं है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा कहना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, जितनी एनर्जी हमें सन से मिलती है अगर उसकी हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी कितनी होती है 1368 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर 1368 वॉट जो है एनर्जी डेंसिटी हमें देखने को मिलती है। अब इसका आंसर क्या था, तो आप इस रेंज में देख लेंगे, आई होप इसी रेंज में रहा होगा कहीं ना कहीं। बाकी के ऑप्शन हमें कम दिए होंगे और एक ऑप्शन हमें 1500 2000 के ऊपर दे दिया होगा, तो वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ बस यहां याद रखना एक्सा जूल है। ठीक है, एक्सा जूल यानी कि 10⁻18 जूल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 125 है कि बाइपोलर डीसी लाइन है, उसमें कंडक्टर कितने यूज होते हैं, तो 2 कंडक्टर यूज होते हैं। देखो, बाइपोलर डीसी लिंक या लाइन एक ही चीज है, इसमें हम 2 ही कंडक्टर्स को यूज करेंगे और बीच में मिड पॉइंट पर इसको अर्थ कर दिया जाता है। ठीक है, अगर हम डीसी लिंक की बात करें तो डीसी लिंक
तीन तरीके की होती हैं, एक मोनोपोलर होती है, एक बाइपोलर होती है और एक होमोपोलर होती है। ठीक है, तो बाइपोलर में दो वायर्स यूज करते हैं हम, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन मिसिंग है, बट क्या करें, जितने मिले मुझे मैंने उतना करवा दिया। मैंने बहुत वेट किया कि कोई मुझे सेंड कर देगा फाइनल रिस्पॉन्स की, उसमें सबके सब क्वेश्चन अच्छे से सही मैनर में लिखे होंगे, लेकिन मेल नहीं आया मेरे पास, तो मुझे मजबूरी बनाना पड़ गया। चाहे फिर क्वेश्चन अब एक दो छूट रहे हैं तो छूट जाए भले। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।